नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचलों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम एक ICBM मिसाइल का किया प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गिरी मिसाइल। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ भारत की खरी खरी। नो मनी फॉर टेरर के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बोले PM मोदी। कहा कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का करते हैं समर्थन। जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया भारत का 6 सूत्रीय एजेंडा। ईरान में थमने का नाम नहीं ले रहा हिजाब विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ईरान की इस्लामिक क्रांति के संस्थापक अयातुल्लाह खुमैनी के पुश्तैनी घर में लगाई आग। घर पर पेट्रोल बमों से हमला, जमकर हुई नारेबाजी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने वैश्विक नेताओं से महामारी, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक विभाजन की चुनौतियों से निपटने के लिए पुरानी प्रथाओं को तोड़ने की अपील की। पांच दिसंबर तक रूस के कच्चे तेल पर यूरोपीय संघ द्वारा कीमतें निर्धारित किए जाने की उम्मीद। तुर्की में रूसी गैस के संभावित केंद्र स्थापित करने के संबंध में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के बीच फोन पर चर्चा। यूक्रेन के अधिकारी पोलैंड विस्फोट की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर फिर से सनसनी पैदा कर दी है। यह मिसाइल ऐसे समय में दागी गई जब दुनिया के कई बड़े नेता बैंकॉक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों का समाधान निकालकर शांति और स्थिरता की बहाली के विकल्प पर विचार कर रहे थे। यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दुनिया के कई बड़े नेता बैंकॉक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों का समाधान निकालकर शांति और स्थिरता की बहाली के विकल्प पर विचार कर रहे थे, तो दूसरी ओर कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया की बरसती मिसाइलें इन नेताओं के इरादे और संकल्प पर पानी फेर रही थी। शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वीय समुद्री तट की ओर कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर क्षेत्र में फिर से सनसनी पैदा कर दी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर शुक्रवार सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण करने के बारे में पता चला है। इसकी पुष्टि जापान ने भी की है। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक मिसाइल के होक्काइडो से करीब 210 किलोमीटर पश्चिम में समुद्र में गिरने की बात कही गई है। हमारी सेना ने प्योंगयांग के सुनान क्षेत्र से लगभग 10:15 बजे पूर्वी सागर में लॉन्च की गई एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरियाई मिसाइल होक्काइडो के उत्तरी क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर पानी में गिरी है। उन्होंने उत्तर कोरिया के इस कदम को निश्चित रूप से अस्वीकार करार देते हुए कहा कि इस मिसाइल से जहाज या किसी विमान को किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हमने स्वाभाविक रूप से उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। मैं दोहराना चाहूंगा कि हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिसाइल दागे जाने की खबर मिलते ही APEC शिखर सम्मेलन में शिरकत करने बैंकॉक पहुंची
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपने सहयोगी देशों जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के नेताओं के साथ आपात बैठक की। कमला हैरिस ने उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों का खुला उल्लंघन बताया। हम इन कार्यवाहियों की कड़ी निंदा करते हैं और हम फिर से उत्तर कोरिया से और गैर कानूनी अस्थिर करने वाले कार्यों को रोकने का आह्वान करते हैं। साथ ही हिंद प्रशांत के अपने सहयोगियों के साथ दृढ़ता से खड़े रहने का भरोसा दिलाती हूँ। इससे पहले जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि मिसाइल की रेंज अमेरिकी सरजमीन तक पहुंचने में सक्षम है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को भी एक मिसाइल दागी थी। साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि वो इस तरह की और कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। इससे आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया जल्द ही परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के आकाश में छोड़े गए निशान देखे जा सकते हैं। हमने इस बार लॉन्च की गई ICBM श्रेणी की मिसाइल का विश्लेषण किया है। वॉरहेड और वजन के आधार पर इसकी उड़ान क्षमता 15,000 किलोमीटर से अधिक थी, जिसका अर्थ है कि इसके पास अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इस साल उत्तर कोरिया ने असामान्य संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए हैं। प्योंगयांग ने 3 नवंबर को 23 मिसाइलें लॉन्च की थी। यह आंकड़ा 2017 में दागी गई मिसाइलों की संख्या से काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 3 नवंबर को उत्तर कोरिया द्वारा प्रक्षेपित एक ICBM उम्मीद के मुताबिक उड़ान नहीं भर पाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि 3 नवंबर के परीक्षण में एक नए प्रकार की ICBM शामिल थी। उत्तर कोरिया के पास 2 अन्य प्रकार के ICBM वांगसोंग 14 और वांगसांग 15 हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत ऐसे परीक्षण प्रतिबंधित हैं। परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के परीक्षण पर पाबंदी लगा रखी है। इस बीच उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को जितनी ज्यादा मदद की पेशकश करेगा और वे कोरियाई प्रायद्वीप में जितनी अधिक उकसावे वाली सैन्य गतिविधियां संचालित करेगा, उत्तर कोरिया की जवाबी कार्रवाई उतनी ही कड़ी होगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया के बढ़ते उकसावों के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया ऐसी सभी कार्रवाइयों को अमेरिकी आक्रामकता का संकेत मानता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बैंकॉक में एपेक शिखर सम्मेलन चल रहा है। 2018 के बाद पहली बार एपेक की व्यक्तिगत बैठक हो रही है और इस बार शिखर सम्मेलन की थीम है ओपन, कनेक्ट, बैलेंस। एक रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कंबोडिया में आसियान, फिर इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब क्षेत्र में ये तीसरा शिखर सम्मेलन है। एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्य देशों को क्षेत्र और उसके बाहर संतुलित, समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। 2018 के बाद एपेक नेताओं की ये पहली व्यक्तिगत बैठक है जिसकी अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन का थीम है ओपन, कनेक्ट, बैलेंस। थाईलैंड के पीएम ने वैश्विक नेताओं से यूक्रेन और उत्तर कोरिया जैसे भू राजनीतिक तनाव के बीच समग्र आर्थिक विकास को बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने महामारी, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक विभाजन की चुनौतियों से निपटने के लिए पुरानी प्रथाओं को तोड़ने की अपील की है। एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। यह विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था का सबसे प्रबल समर्थक संगठन है। एक समूह के रूप में यह वैश्विक आबादी का 38%, सकल घरेलू उत्पाद का 62% और व्यापार के 48% का प्रतिनिधित्व करता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड,
पपुआ गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम इसके सदस्य हैं। एपेक के उद्देश्य है सदस्य देशों में आपसी आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना है, एशिया प्रशांत क्षेत्र को मुक्त आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना, सदस्य देशों के निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने के साथ साथ निवेश संरक्षण को मजबूत बनाना है, आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ सहित विश्व के कई बड़े नेता शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं थाईलैंड और चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को हटाने और थाईलैंड के सख्त शाही मानहानि कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं को एक पत्र देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर बितर कर दिया। ये बैठक बाली के G20 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए घोषणा पत्र में अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की निंदा की थी। हालांकि कई देशों का युद्ध पर नजरिया अलग रहा। रूस G20 और एपेक दोनों का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे दूरी बनाए हुए हैं। G20 में रूस की ओर से जहां विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने शिरकत की, वहीं एपेक में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री अंद्रेई बेलोसोव पुतिन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में 20 नवंबर को आम चुनाव है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। नेपाल के चुनाव में इस बार पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले 14 सालों से नेपाल में अभी तक किसी स्थिर सरकार का गठन नहीं हो पाया है। साल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद से नेपाल ने अभी तक 10 बार प्रधानमंत्री को बदलते देखा, लेकिन पिछले 14 सालों के लोकतांत्रिक गणराज्य में अभी तक एक बार भी स्थिर सरकार का गठन नहीं हो पाया जो अपना कार्यकाल पूरा करे। 20 नवंबर को नेपाल के लोग 11वीं बार सरकार का गठन करने के लिए मतदान करेंगे, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों के सिर फुटौल से नेपाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रभावित होती दिखी, जिससे यहाँ के मतदाताओं का मन सत्ता और चुनाव से भंग होता रहा। लेकिन इस बार देश की जनता को आम चुनाव से काफी उम्मीदें, ताकि सत्तासीन नेता नेपाल को एक नई दिशा दे सकें। बहरहाल 20 नवंबर को आम चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम समय में नेताओं द्वारा डोर टू डोर प्रचार के जरिए जोर आजमाइश की जा रही है। इस आम चुनाव में हालांकि कई दल चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला नेपाली कांग्रेस गठबंधन और UML गठबंधन के बीच है। नेपाली कांग्रेस वर्तमान में 4 पार्टियों के सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करते हुए प्रमुख दल मॉइस्ट सेंटर पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो पूर्व माओवादी विद्रोहियों का एक प्रमुख समूह है। वहीं 70 साल के KP शर्मा ओली के नेतृत्व में UML पार्टी एक शाही समूह के साथ गठबंधन कर सत्ता के लिए फिर से दावेदारी ठोक रही है। नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा ने KP ओली के पद छोड़ने के बाद जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली, जिसका उन्हें फायदा मिलने का भरोसा है। जबकि नेकपा माओवादी और नेकपा एमाले के 2 समूह में बंट जाने के बाद नेपाल में माओवादी गुट को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन इस बार के चुनाव में तराई के इलाकों में मजबूत पार्टियों के साथ दोनों दलों ने गठबंधन करके चुनाव को दिलचस्प बना दिया। मतदाताओं ने इस चुनाव में महंगाई, रोजगार, राजनीतिक स्थिरता के साथ ऐसे मुद्दे पर वोट करने का मन बनाया है जो देश की दशा और दिशा बदलने का काम करे। आने वाली सरकार में मेरी उम्मीद ज्यादा नहीं है। नेपाली नेताओं की मुख्य समस्या वास्तव में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आंतरिक उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर कृषि क्षेत्र में। मैं नवनिर्वाचित सरकार से पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद करती हूँ। नेपाल एक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है और पर्यटन से अपने राजस्व को बढ़ा सकता है। कोविड की वजह से देश के पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। नेपाल में संघीय संसद के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए
20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होगा, जबकि बाकी 110 का चुनाव आनुपातिक पद्धति से कराया जाएगा। इसी दिन प्रांतीय विधानसभा के कुल 550 सदस्यों में से 330 सदस्यों को चुनने के लिए वोटिंग होगी, जबकि 220 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रणाली से किया जाएगा। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत में काउंटर टेररिज्म पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। और इस आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी आतंकवादी हमलों का एक समान विरोध होना चाहिए और कार्रवाई भी एक जैसी होनी चाहिए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे किस तरह दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम कर रहा है आतंकवाद। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजहों से हमने हजारों कीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समान एकीकृत रवैये से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक और व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists
break their support networks and hit their finances. सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। 2 दिवसीय सम्मेलन में 72 देशों के 450 से ज्यादा प्रतिनिधियों और मल्टीनेशनल एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने का ये एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए बात ईरान की करते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन इतने बढ़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान के इस्लामी क्रांति के जनक अयातुल्लाह खुमैनी के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। ईरान में पिछले 2 महीनों के दौरान 300 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और हजारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। आसमान से बातें करती आग की लपटें, फिजा में घुलता धुआं, धमाके की आवाज से दहलता इलाका। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का निशाना बनती ईरान के इस्फहान प्रांत के फुलाश शहर की ये इमारत। ये कोई मामूली इमारत नहीं है। ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी का ये पुराना घर है, जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। आयतुल्लाह खुमैनी के घर को आग लगाने की ये घटना बताने के लिए काफी है कि सरकार की सख्त कार्रवाई भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में प्रदर्शनकारियों को आयतुल्लाह खुमैनी के पुराने घर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। 1979 के इस्लामी क्रांति के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। खुमैनी के गृहनगर खुमैन में जहां संग्रहालय स्थित है, प्रदर्शनकारियों को जलते हुए संग्रहालय के सामने दमनकारी शासन के अंत का आह्वान करते हुए नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला 16 सितंबर को एक 22 वर्षीय लड़की मासा अमीनी की ईरान की धार्मिक पुलिस द्वारा हिरासत में मौत के बाद शुरू हुआ। मासा अमीनी को ठीक से सिर नहीं ढकने के कारण हिरासत में लिया गया था। तब से सभी वर्ग और क्षेत्रों से संबंधित रखने वाले ईरानी नागरिक इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसना जारी रखे हुए है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार पिछले 2 महीनों के दौरान 300 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। 2019 में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी भी मारे गए थे। इन घटनाओं को खूनी नवंबर के नाम से याद किया जाता है। ईरान के पश्चिमी शहर यजीद में बुधवार रात को अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। घटना में 10 लोग घायल भी हो गए थे। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अज्ञात हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शहर के सेंट्रल बाजार पहुंचे थे। हमलावरों ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। बुधवार को यहां कुछ प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। हाल ही में खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 5 लोगों को न्यायपालिका ने मौत की सजा सुनाई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि ईरानी अधिकारी न्यायपालिका से कम 21 और लोगों को मौत की सजा देने के लिए कह रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार ये लोकप्रिय विद्रोह में भाग लेने वालों को डराने और दूसरों को आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ईरान सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। ईरानी सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि इजराइल और पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ईरान में गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। और चलिए अब देखते हैं अमेरिकाना।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कांग्रेस में डेमोक्रेटिक नेतृत्व के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि डेमोक्रेटिक कॉकस का नेतृत्व करने के लिए नई पीढ़ी को मौका देने का समय आ चुका है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी रिपब्लिकन पार्टी के करीबी बहुमत हासिल करने के एक दिन बाद सदन में डेमोक्रेटिक नेता के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। दरअसल अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में मामूली बढ़त के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की 211 सीटों के मुकाबले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास अब 218 सीटें हैं। 6 सीटों पर मतगणना अब भी जारी है। इनके परिणाम आने पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ट्विटर के कर्मचारियों को एलन मस्क के हार्डकोर काम करने के संदेश के बाद कंपनी में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। मस्क के आने से पहले कंपनी के 7,500 पूर्णकालिक कर्मचारी थे, जिनमें से अब सिर्फ करीब आधे बाकी रह गए हैं। इस्तीफों का ताजा दौर मस्क के उस ईमेल के बाद आया जिसमें उन्होंने ट्विटर के कर्मचारियों से कहा था कि या तो वो हाई इंटेंसिटी के साथ ज्यादा घंटों तक काम करने के लिए तैयार हो जाएं या बर्खास्तगी भुगतान लेकर नौकरी छोड़ दें। उन्होंने ईमेल में यह भी कहा था कि ट्विटर को नए रूप में सफल होने के लिए कर्मचारियों को अत्यंत हार्डकोर होना पड़ेगा। मस्क ने इस प्रस्ताव के लिए कर्मचारियों को गुरुवार 17 नवंबर के शाम 7 बजे तक की समय सीमा भी दी थी। कई लोगों ने तो ट्वीट कर अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।